हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण, कवकों का वर्गीकरण। कवकों का वर्गीकरण कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने व फलनकाय बनने की विधि के आधार पर किया गया है। ठीक है ना, यानी कि इनके अंदर कवक जाल की आकारिकी कैसी होती है, बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं, बीजाणु जो है वो अंतर्जात रूप से बनते हैं या बहिर्जात रूप से बनते हैं, फलनकाय किस प्रकार से बनता है, और कवक जाल जो होता है वो पटीय होता है या फिर अपटीय होता है। इनके आधार पर कवकों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कवक जाल की आकारिकी, कवक जाल की आकारिकी पहला गुण बीजाणु बनने, बीजाणु बनने व फलनकाय बनने, फलनकाय बनने की विधि के आधार पर, विधि के आधार पर कवकों को निम्न वर्गों में, कवकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। निम्न वर्गों में बांटा गया, इसके आधार पर कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने व फलनकाय बनने की विधि के आधार पर कवकों को वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, सवर्ग फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। नंबर 1 फाइकोमाइसिटीज। देखिए इसके अंदर किस प्रकार के कवक आते हैं, तो उदाहरण देखिए एल्बुगो, यह सरसों पर परजीवी होता है, सरसों पर परजीवी होता है, जो किसके अंदर आता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर। दूसरा राइजोपस, राइजोपस जो होता है वो रोटी का कवक या रोटी पर कवक जो होता है वो कौन सा होता है, राइजोपस। और अगला उदाहरण इसका है वो म्यूकर। फाइकोमाइसिटीज सवर्ग के अंदर एल्बुगो, राइजोपस और म्यूकर। इसी प्रकार से दूसरा सवर्ग एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इसके उदाहरण देखिए एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्परजिलस, क्लेविसेफ और न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। इसे न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है, पादप जगत का ड्रोसोफिला क्यों कहते हैं, देखिए न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रसायन व अनुवांशिकी प्रयोग में किया जाता है। इसी प्रकार जंतु जगत में ड्रोसोफिला का उपयोग होता है, इसीलिए इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। किसको, न्यूरोस्पोरा।
न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रसायन और अनुवांशिकी प्रयोग में होता है। जिस प्रकार से जंतु जगत में ड्रोसोफिला का उपयोग होता है, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। जो किसका सदस्य है? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से आते हैं कवक? देखिए, एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। तीसरा सबवर्ग देखिए, सबवर्ग बैसिडियोमाइसिटीज। बैसिडियोमाइसिटीज इस सबवर्ग के अंदर कौन कौन से कवक आते हैं? उदाहरण देखिए, एगेरिकस, एगेरिकस को मशरूम कहते हैं, मशरूम। ऑस्टिलेगो, ऑस्टिलेगो इसे कंड फंगस कहा जाता है, कंड फंगस कहा जाता है। और पक्सीनिया, पक्सीनिया इसे किट फंगस कहा जाता है, किट फंगस, क्योंकि इसके द्वारा किट रोग होता है। गेहूं के अंदर जो किट रोग होता है वो पक्सीनिया के द्वारा, इसी प्रकार से कंड रोग है वो ऑस्ट्रेलेगो के द्वारा होता है। इसलिए इसे कंड फंगस और पक्सीनिया को किट फंगस भी कहा जाता है। तो बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से कवक आते हैं? एगेरिकस जिसे मशरूम कहा जाता है, ऑस्ट्रेलेगो और पक्सीनिया। ऑस्ट्रेलेगो को कंड फंगस भी कहते हैं और पक्सीनिया को किट फंगस भी कहा जाता है। 4 नंबर सबवर्ग देखिए, ड्यूटीरोमाइसिटीज। ड्यूटीरोमाइसिटीज इस सबवर्ग के अंदर कौन से कवक आते हैं? इसके अंदर अल्टरनेरिया, इसके द्वारा आलू का अंगेती अंगमारी रोग होता है। आलू में अंगेती अंगमारी रोग, अंगेती अंगमारी रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया के द्वारा होता है। दूसरा, पॉलियोट्राइकम, पॉलियोट्राइकम कवक के द्वारा गन्ने का रेड रोट रोग होता है। गन्ने का या गन्ने में रेड रोट रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? पॉलियोट्राइकम के द्वारा होता है। और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा इसका उपयोग जैव नियंत्रण में होता है। जैव नियंत्रण में इसका उपयोग जो होता है वो जैव नियंत्रण के अंदर होता है। तो ये किसके सदस्य हैं? ये सबवर्ग ड्यूटीरोमाइसिटीज के सदस्य हैं। तो कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने और फलन काय की विधि के आधार पर कवकों को 4 सबवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबवर्ग 1 फाइकोमाइसिटीज, इसके अंदर एल्बुगो, राइजोपस और म्यूकर आता है। 2 नंबर एस्कोमाइसिटीज, जिसके अंदर एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा आते हैं। न्यूरोस्पोरा को क्या कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। और सबवर्ग बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो सदस्य आते हैं कवक के वो एगेरिकस, ऑस्ट्रेलेगो और पक्सीनिया। इसी प्रकार से 4 नंबर सबवर्ग ड्यूटीरोमाइसिटीज, इसके अंदर अल्टरनेरिया,
जिसके द्वारा आलू में अगेती अंगमारी रोग होता है, और कोरियोट्राइकम जिसके द्वारा गन्ने में रेड रोट रोग होता है, और ट्राइकोडर्मा इसका उपयोग जैव नियंत्रण में किया जाता है, जो ड्यूटेरोमाइसीटीज के कवक हैं या ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कवकों को कितने सवर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4 सवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन से लक्षणों के आधार पर? कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने। कवक जाल की आकारिकी के अंदर कवक जाल जो होता है वो पटीय होता है या अपटीय होता है। अगर पटीय होता है तो यह एक केंद्र की होता है, कभी कभी बहु केंद्र की भी हो सकता है, यानी कि अधिकांश एक। अगर कवक जाल पटीय है तो कैसा होगा? एक केंद्र की होगा। और कवक जाल अगर अपटीय है तो सतत नलिकाकार और बहु केंद्र की होता है। बीजाणु बनने की विधि, यानी कि बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं? अंतर्जात रूप से बनते हैं या फिर बहिर्जात रूप से बनते हैं, और फलन काय किस प्रकार से बनता है। इन लक्षणों के आधार पर कवकों का वर्गीकरण किया गया। अब हम देखेंगे सवर्ग फाइकोमाइसीटीज के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार की कवक जाल की आकारिकी होती है, किस प्रकार से बीजाणु बनते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है, और किस प्रकार का इसके अंदर आवास होता है। ठीक है, तो नंबर 1 सवर्ग फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज देखिए, इसे शैवालीय कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवालीय कवक। इसे शैवालीय कवक कहते हैं। पहली बात, इसे क्या कहते हैं? शैवालीय कवक। अब हम देखते हैं इनका आवास। फाइकोमाइसीटीज कवक जो होते हैं वो जलीय होते हैं, सड़ी गली लकड़ियों पर रहते हैं, सीलन भरे स्थानों पर रहते हैं, या पौधों में अविकल्पी परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये इनका आवास होता है। फाइकोमाइसीटीज के सदस्य जलीय, सड़ी गली लकड़ियां, सीलन भरे स्थान, तथा पौधों में अविकल्पी परजीवी, के रूप में पाए जाते हैं। तो ये इनका आवास हो गया, यानी कि विशेष रूप से ये जलीय होते हैं, या सड़ी गली लकड़ियां जो होती हैं उन पर पाए जाते हैं, या सीलन भरे स्थान जो होते हैं उन पर पाए जाते हैं, या पौधों के अंदर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनका कवक जाल कैसा होता है। देखिए कवक जाल कैसा होता है। ठीक है, तो इनमें कवक जाल अपटीय। अगर कवक जाल अपटीय है तो कैसा होगा? बहुकेंद्रकीय होगा। ठीक है, सतत नलिकाकार और बहुकेंद्रकीय जीव द्रव्य युक्त होता है। इस सवर्ग के सदस्यों में, इस सवर्ग के सदस्यों में कवक जाल अपटीय
कवक जाल अपटीय व बहुकेंद्रकीय होता है। अपटीय व बहुकेंद्रकीय होता है। अगर कवक जाल अपटीय है तो कैसा होगा? बहुकेंद्रकीय होगा। अगला देखिए इसका लक्षण, इनमें अलैंगिक जनन धानी बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? धानी बीजाणुओं के द्वारा होता है। धानी बीजाणु कैसे? चल धानी बीजाणु भी हो सकते हैं, अचल धानी बीजाणु भी होते हैं। धानी बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है? यानी कि बीजाणु धानी के अंदर अंतर्जात रूप से होता है। ठीक है, इस सवर्ग के सदस्यों में अलैंगिक जनन धानी बीजाणुओं चल या अचल बीजाणु द्वारा होता है। जो बीजाणु धानी में किस रूप से बनते हैं? अंतर्जात रूप से बनते हैं। जो बीजाणु धानी में अंतर्जात रूप से बनते हैं या उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, तो इनके अंदर अलैंगिक जनन जो होता है वो धानी बीजाणुओं के द्वारा होता है। धानी बीजाणु चल धानी बीजाणु होते हैं या अचल धानी बीजाणु होते हैं। चल धानी बीजाणु यानी कि कसाब युक्त होते हैं, अचल धानी बीजाणु यानी कि कसाब रहित होते हैं, और इनका निर्माण जो होता है वो अंतर्जात रूप से होता है। अब देखिए, इनमें लैंगिक जनन दो युग्मकों द्वारा ये दोनों युग्मक समयुग्मक हो सकते हैं और विषम युग्मक हो सकते हैं। अगर दोनों युग्मक आकार में, संरचना में एक समान हो, एक जैसे हो तो समयुग्मक, अगर अलग अलग आकार के हो तो विषम युग्मक कहते हैं। इन युग्मकों में संलयन होता है, तो पहले प्लाज्मोगेमी होती है, उसके बाद में कैरियोगेमी होती है और युग्मनज बन जाता है, और युग्मनज में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे अगुणित पुनर्बीजाणु बन जाते हैं, पुनः युग्मक बन जाते हैं, और जिससे नए कवक का निर्माण हो जाता है। तो इनमें लैंगिक जनन दो युग्मकों, कैसे युग्मक? समयुग्मक, यानी कि दोनों युग्मक एक जैसे हो तो समयुग्मक, या विषम युग्मक। विषम युग्मक यानी दोनों युग्मक असमान हो। विषम युग्मक के संलयन से, दो युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है। युग्मनज, जाइगोट बनता है तथा युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लैंगिक बीजाणु बनते हैं। विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिससे नए कवक जाल का निर्माण होता है।
जिससे नए कवक जाल या नए कवक तंतु का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो धानी बीजाणुओं के द्वारा होता है। धानी बीजाणु चल या अचल हो सकते हैं और धानी बीजाणुओं का निर्माण है वो अंतर्जात रूप से होता है। लैंगिक जनन है वो दो युग्मकों के द्वारा होता है। ये दोनों युग्मक जब पास आते हैं तो इनमें संलयन हो जाता है। पहले प्लाज्मोगेमी होती है, उसके बाद में कैरियोगेमी होती है और कैरियोगेमी से जो युग्मनज बनता है, इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं, अगुणित लैंगिक बीजाणु बनते हैं और इससे नए कवक जाल का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि इन फाइकोमाइसिटीज सवर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इस फाइकोमाइसिटीज सवर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज सवर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन से उपवर्ग है देखिए। नंबर 1 उपवर्ग आर्कीमाइसिटीज इस उपवर्ग के सदस्यों में कवक जाल का अभाव होता है। इस उपवर्ग के सदस्यों में कवक जाल नहीं होता, कवक जाल का अभाव होता है। और इसका उदाहरण सिनकाइड्रियम, ठीक है ना। यह आर्कीमाइसिटीज का सदस्य है और इनमें कवक जाल नहीं पाया जाता। नंबर 2 उपवर्ग oomaisites। इस उपवर्ग के सदस्यों में लैंगिक जनन निषेकतान यानी कि oospora द्वारा होते हैं। इस उपवर्ग के सदस्यों में लैंगिक जनन निषेकतान oospore द्वारा होता है। लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन है वो निषिक्तांड लैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? उपवर्ग oomaisites होते हैं। उदाहरण देखिए, एल्बुगो। 3 नंबर उपवर्ग जाइगोमाइसिटीज। उपवर्ग जाइगोमाइसिटीज। इस उपवर्ग के सदस्यों में लैंगिक जनन सयुग्मन द्वारा होता है। इस उपवर्ग के सदस्यों में लैंगिक जनन सयुग्मन द्वारा होता है।
इसका उदाहरण जो है वो है राइजोपस, रोटी पर कवक से होता है ये, और दूसरा है म्यूकर। ठीक है, तो इस प्रकार से सवर्ग फाइकोमाइसिटीज का वर्गीकरण कवक जाल की आकार की, बीजाणु बनने और फलनकाय बनने की विधि के आधार पर किया गया है। और फाइकोमाइसिटीज को 3 उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ऑर्किमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ऑर्किमाइसिटीज जिसके अंदर कवक जाल नहीं पाया जाता, ऊमाइसिटीज जिसके अंदर लैंगिक जनन निषिक्तता यानी कि ऊस्पोर के द्वारा होता है, और जाइगोमाइसिटीज जिसके अंदर लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है।